myself, Dr. Rawal Kavit Harshid Rai. I am Assistant Professor at Rameshwaram Institute of Technology and Management, Lucknow. So today we are going to study about liquid dosage forms, part 1, in which we will have brief introduction and classification of liquid dosage forms. So लिक्विड डोजेस फॉर्म्स, व्हाट आर द लिक्विड डोजेस फॉर्म्स? जब भी आप इस टर्म को सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या आएगा? लिक्विड मीन्स इट इज़ इन अ liquid state and it is dosage form, right? So the liquid dosage forms are liquid preparations containing API and excipients. API means active pharmaceutical ingredient. और ये जितने भी लिक्विड डोजेस फॉर्म्स होते हैं दे कैन बी प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स. वो क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे आपको पता लगेगा. एक्वियस और होमोजेनस. दिस लिक्विड डोजेस फॉर्म कैन बी एक्वियस और होमोजेनस or heterogeneous mixture of soluble or insoluble or miscible as well as immiscible mixtures of liquid. तो या तो ये homogeneous हो सकते हैं. अब homogeneous का मतलब क्या होता है? जब कोई solute liquid में अच्छे से घुल जाता है, soluble हो जाता है तो एक homogeneous liquid preparation बनती है. या तो सिर्फ अगर vehicle है aqueous तो वो aqueous liquid dosage form हुआ. अगर हेट्रोजेनस है इसका मतलब जो सॉल्यूट है वो हमारा लिक्विड में अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हुआ और सस्पेंडेड है या पार्टिकुलेट फॉर्म में है तो वो हेट्रोजेनस लिक्विड डोजेज फॉर्म हुआ. एंड दिस मिक्सचर इज ऑफ आइदर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल. ठीक है, तो या तो सॉल्युबल है तो होमोजेनस होगा, इनसॉल्युबल होगा तो हेट्रोजेनस लिक्विड डोजेज फॉर्म होगा. मिसिबल एज वेल एज इमिसिबल लिक्विड्स. तो या तो हो सकता है कि वो दो अगर लिक्विड प्रिपरेशन को अगर मिक्स किया जाए, जब जैसे कंपोनेंट्स हो, लिक्विड डोजेज फॉर्म सिर्फ लिक्विड में है, इसमें हो सकता है कि दो कंपोनेंट लिक्विड्स के यूज़ किए गए हो जैसे कि वाटर एंड ऑयल, तो हो सकता है वो आता है इमिसिबल कैटेगरी में. और जबकि वाटर प्लस अल्कोहल तो वो आएगा आपका मिसिबल कैटेगरी में. नाउ सो द टू टाइप्स ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म्स आर फाउंड इन फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस, मोनोफेजिक एंड बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म. इसका नाम ही आपको दर्शाता है कि मोनोफेजिक का मतलब है देर इज़ सिंगल फेज और बाईफेजिक का मतलब होता है देर आर टू फेज इन दैट लिक्विड डोजेज फॉर्म. नाउ एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म. द फर्स्ट एडवांटेज इज पेशेंट कंप्लायंस एंड स्पेशली इन जीरियाट्रिक एंड पेडियाट्रिक पेशेंट्स. तो लिक्विड डोजेज फॉर्म के साथ जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि वो एल्डर पेशेंट्स जैसे कि जीरियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं और पेडियाट्रिक पेशेंट्स मीन्स चिल्ड्रन, तो उनमें लिक्विड डोजेज फॉर्म्स बहुत ही कंप्लायंट होते हैं और फ्रेंडली माने जाते हैं एज़ कम्पेयर टू टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स. क्योंकि टैबलेट्स और कैप्सूल को स्वैलो करना पड़ता है और स्वैलो करने के लिए काफ़ी बार आपने देखा होगा कि जो चिल्ड्रन होते हैं दे डिनाई फ्रॉम इट. वो टैबलेट लेने से या कैप्सूल लेने से मना करते हैं. और जैसे ओल्ड एज पेशेंट होते हैं तो उनको स्वैलो करने में प्रॉब्लम होती है ड्यू टू द एज इश्यूज़, और उनका जो थ्रोट का जो एक आपका एसोफेगस है उनकी भी कंडीशन थोड़ी ऐसी होती है कि वो कुछ टैबलेट वगैरह स्वैलो नहीं कर सकते, राइट. तो उस स्टेट में क्या होता है कि लिक्विड डोजेज फॉर्म बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन है जो कि हमारे काम आएगा बिकॉज इट इज़ इन लिक्विड स्टेट. इट इज़ ऑल्सो हैविंग फ्लेवर्स एंड हैविंग अ गुड टेस्ट और शुगरी टेस्ट, स्वीट टेस्ट, तो उसकी वजह से वो एक्सेप्टेबल है इन जीरियाट्रिक एज वेल एज पेडियाट्रिक पेशेंट्स. अनदर एडवांटेज इज फास्टर थेरापेटिक रिस्पॉन्स एज कंपेयर टू टैबलेट, कैप्सूल्स और अनदर सॉलिड डोजेज फॉर्म्स. हाउ? जब हम टैबलेट खाते हैं तो टैबलेट सबसे पहले क्या होता है, जब बॉडी में जाता है तो स्टमक के अंदर उसका डिसइंटीग्रेशन होता है. डिसइंटीग्रेशन होने के बाद उसका डिज़ोल्यूशन होगा और जब हमारी ड्रग का डिज़ोल्यूशन होने के बाद जब वो सॉल्युबल स्टेट में आएगा उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होगा और फिर हमें थेरापेटिक रिस्पॉन्स मिलेगा. लेकिन लिक्विड डोजेस फॉर्म के साथ में क्या होगा, जैसे आपने सिरप या सस्पेंशन या इमल्शन आपने जैसे भी पिया, पीने के बाद डिसइंटीग्रेशन फेज़ को हम बाईपास करते हैं. यहाँ पे टैबलेट्स की तरह डिसइंटीग्रेशन होना ज़रूरी नहीं है, सीधे ड्रग है वो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, जाते ही वो डिज़ोल्व होगी स्टमक में और उसका एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट होगा और हमें जल्दी थेरापेटिक रिस्पॉन्स मिलेगा एज़ कम्पेयर टू टैबलेट्स और एनी अदर सॉलिड डोजेज फॉर्म. द थर्ड एडवांटेज इज टेस्ट मास्किंग.
जितनी भी ऐसी ड्रग्स होती है जिनका टेस्ट अच्छा नहीं होता है, मेटालिक टेस्ट होता है काफ़ी सारे विटामिन्स का, तो आपने देखा होगा मल्टीविटामिन्स बहुत ही मेटालिक टेस्ट होता है, फेरस सॉल्ट्स होते हैं, आयरन की टैबलेट्स होती है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है, उसका एक टेस्ट आता है मेटालिक सा, राइट। तो उस केस में हम टेस्ट की मास्किंग कर सकते हैं। और भी कई सारे ड्रग्स है, एंटीबायोटिक्स होती है जिनकी स्मेल बहुत बुरी होती है और टेस्ट भी बुरा होता है, और इसी वजह से हम कहते हैं कि दवाई हमेशा कड़वी होती है। तो ये फ्रेज़ वहीं से आया, और उसी दवाई को कड़वी ना लगे इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम लिक्विड डोजेस फॉर्म में दे सकते हैं, जहाँ पे उसका हम टेस्ट मास्किंग करेंगे और स्मेल भी कम करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्वीटनर्स। तो दूसरा एडवांटेज है हमारा, हाइग्रोस्कोपिक ड्रग कैन बी फॉर्मुलेटेड। अब हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल वो होता है या वो कंपाउंड होता है जो उसके अंदर एक टेंडेंसी है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की। अगर उसको इस रूम में खुला रखा जाए तो वो आसपास के एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और खुद लिक्विफाई हो जाएगा। तो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल जितने सॉलिड फॉर्म में होते हैं उनके साथ ये दिक्कत होती है। तो उनकी टैबलेट बनाओगे, या जैसे एस्पिरिन के साथ होता है, डिस्प्रिन में भी, तो ऐसी टैबलेट्स को आप देखिएगा क्या होता है, अगर उसको खुला छोड़ देंगे तो वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है। इस वजह से उसका टैबलेट फॉर्म या सॉलिड डोजेस फॉर्म में काफ़ी इनकॉम्पेटिबिलिटीज़ आती है। उसी को अगर हम लिक्विड डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा एडवांटेज हो जाता है, और हम हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स का भी लिक्विड डोजेस फॉर्म ईजिली बना सकते हैं और उस पर कोई स्टेबिलिटी इश्यूज़ नहीं आते हैं। देन डिज़ाइन फॉर वेरियस रूट्स, लिक्विड डोजेस फॉर्म डिज़ाइन होते हैं डिफरेंट रूट्स के लिए। जैसे सॉलिड डोजेस फॉर्म में अगर आप बात करेंगे तो इट हैज़ टू बी गिवन बाय ओरल रूट, आपको टैबलेट खानी पड़ती है, बाय माउथ कैप्सूल भी खानी पड़ेगी, राइट। तो ऐसे ही है। लेकिन लिक्विड डोजेस फॉर्म में क्या होगा, आप ओरली सिरप, मेडिकेटेड सिरप्स पी भी सकते हैं। साथ ही साथ में जैसे आप देखेंगे कि लोशन, ऑइंटमेंट्स एंड लिनीमेंट्स, तो ये सारे टॉपिकली अप्लाई भी होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में इंट्रावेनस इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस, जितना इंजेक्टेड फॉर्म में जाते हैं फॉर्मुलेशंस, उसमें भी लिक्विड डोजेस फॉर्म्स होते हैं। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म कैन बी डिजाइंड फॉर वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देन वी हैव द डिसएडवांटेजेस ऑफ द लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो हमेशा हम जानते हैं कि सिक्के की दो पहलू होती है, हमेशा फ़ायदा नहीं होता, साथ साथ में थोड़ा नुकसान भी होता ही है। तो वैसे ही हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म के साथ भी है। डिसएडवांटेज के तौर पे हमें क्या मिलता है? फर्स्ट इज़ ट्रांसपोर्ट डिफ़िकल्टीज़। जैसे आप ये मान के चलिए कि अगर आपको ये बोला जाए कि आपको शॉर्ट स्ट्रिप ऑफ टैबलेट लेके जाना है और घूमना है, तो आप इजीली घूम फिर सकते हैं, क्योंकि टैबलेट की स्ट्रिप है, उसको आप कहीं पे भी कैसे भी रख सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं, झोले में लेके भी घूम सकते हैं। लेकिन अगर वो बॉटल्स है, लिक्विड डोजेस फॉर्म है, सिरप्स की बॉटल है, और अगर आपको 100 बॉटल पकड़ा दी जाए और आपको बोला जाए कि आपको डिलीवर करनी है हर जगह पे, तो ट्रांसपोर्टेशन आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वाई? क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटीज़ है लीकेज होगा, बॉटल में से लिक्विड डोजेस फॉर्म लीक हो सकता है। साथ ही साथ में अगर बॉटल कांच की बनी है, ग्लास की बॉटल्स है, तो वो टूट भी सकती है, टूटेगी तो ब्रेकेज होगा, फॉर्मुलेशन भी हमारा स्पिलेज हो जाएगा, ठीक है। देन डोज एक्यूरेसी कैन नॉट बी अचीव्ड। दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो है डोज एक्यूरेसी का। जैसे हम कोई टैबलेट लेते हैं, पैरासीटामोल 500 mg, तो उसका डोज एक्यूरेट है कि पैरासीटामोल की एक टैबलेट में 500 मिलीग्राम ऑफ पैरासीटामोल ही आएगा। लेकिन उसी के अलावा अगर हम आपको ये बोल दें कि आपको 3 चम्मच पैरासीटामोल की सिरप पीनी है, तो आप 3 चम्मच एग्जैक्टली बराबर नहीं पी पाएंगे, आप किसी में कम भरेंगे, किसी में ज़्यादा भरेंगे। तो जब भी लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है तो उसकी डोज एक्यूरेसी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि आप एग्जैक्ट डोज नहीं ले सकते हैं, जबकि सॉलिड डोजेस फॉर्म में ये अच्छी बात है कि उसमें एग्जैक्ट डोज आपको मिल जाता है। देन इनकॉम्पेटिबल ड्रग्स कैन नॉट बी फॉर्मुलेटेड। अब ये क्या है? जैसे मान लीजिए कि दो ड्रग्स है, ड्रग ए एंड ड्रग बी, ये दोनों आपस में इनकॉम्पेटिबल है। ये आपस में अगर साथ में रखी जाएगी तो उनके बीच में केमिकल इंटरेक्शन होगी, कोई ना एक ड्रग दूसरे ड्रग को डिग्रेड करता है, या ऐसी कोई एडवर्स केमिकल रिएक्शन हो रही है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें अगर लिक्विड फॉर्म में, मान लीजिए लिक्विड डोजेस फॉर्म हमने बनाया ऐसी दो ड्रग्स का, तो वो साथ में इनकॉम्पेटिबल है और लिक्विड फॉर्म में फ्रीली अवेलेबल भी है, तो वहाँ पे वो डेफिनेटली रिएक्ट करेंगे और
किसी न किसी एक ड्रग का जो इफ़ेक्ट है, थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट, वो अल्टर होगा या केमिकल स्टेबिलिटी भी अल्टर हो सकती है। लेकिन अगर इसी साथ में हम अगर कंपेयर करें हमारी सॉलिड डोजेस फॉर्म को, जैसे कि टैबलेट्स, तो आपने देखा होगा बाई लेयर टैबलेट्स होती है जिसमें 2 लेयर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे एक टैबलेट है, ऊपर का लेयर अलग होगा पिंक कलर का, नीचे वाइट कलर का लेयर होगा। जैसे आपने देखा होगा ग्लाइकोमेट जीपी आती है, तो जिसमें मेटफॉर्मिन भी होता है, ग्लिपिजाइड भी होता है, और वो बाई लेयर टैबलेट भी होती है। दोनों ड्रग को आप अलग अलग लेयर में रखा होता है, एक में ड्रग ए होगी, नीचे वाले में ड्रग बी होगी, दोनों आपस में एक ही टैबलेट में है लेकिन आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाएगी। तो इनकॉम्पेटिबल ड्रग्स को भी आप टैबलेट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कैप्सूल में भी कर सकते हैं। जैसे क्या करते हैं, आपने कैप्सूल देखी होगी, कभी कैप्सूल को खोला होगा तो उसमें देखा होगा छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, और वो जो ग्रेन्यूल्स या माइक्रोस्फीयर्स होते हैं, तो वो माइक्रोस्फीयर्स डिफरेंट कलर के भी काफ़ी बार आपको दिखेंगे, ब्लू कलर का, रेड कलर का, वाइट, ऐसे मिक्सचर दिखेगा। तो वो डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स के भी हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा रेबेप्राजोल एंड डोमपेरेडोन, तो रेबेप्राजोल और डोमपेरेडोन के केस में यही होता है। तो रेबेप्राजोल डिफरेंट ग्रेन्यूल्स है, डोमपेरेडोन के अलग ग्रेन्यूल्स है, दोनों को कैप्सूल में हमने फिट कर दिया। तो दोनों ड्रग इनकॉम्पेटिबल है लेकिन फिर भी हम साथ में दे सकते हैं। तो वो एक सॉलिड डोजेस फॉर्म का एडवांटेज है। एट द सेम टाइम हम लिक्विड डोजेस फॉर्म में ये नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई इट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म, दैट वी कैन नॉट incorporate two incompatible drugs in the same liquid dosage form. Chances of microbial growth is another disadvantage of liquid dosage form. लिक्विड है तो डेफिनेटली उसमें फंगस लग सकती है, कुछ माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है। अगर आपने सही से कैप बंद नहीं किया है अपनी बॉटल का, तो तब भी वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ का चांस रहता है, ठीक है। ये अलग बात है कि उसमें प्रिजर्वेटिव पड़ा होता है, लेकिन तब भी अगर उसकी हैंडलिंग प्रॉपर ना हो, मॉइस्चर वाले एरिया में रखा हो उसको, तो माइक्रोबियल ग्रोथ के चांस होते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म में। दैट इज़ ऑल्सो अ डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। अनदर डिसएडवांटेज इज अल्कोहल एज व्हीकल। काफ़ी मेडिकल प्रिपरेशंस होती है, जैसे आपने होम्योपैथिक प्रिपरेशंस देखी होंगी, मदर टिंक्चर्स होते हैं, उसमें अल्कोहल परसेंटेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसे ही बहुत सारी कफ सिरप हो गई जिसमें अल्कोहल एज अ बेस व्हीकल यूज़ किया जाता है, तो उसमें अल्कोहल की टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकती है। या जैसे ड्राउजीनेस, अल्कोहल क्या करता है, ड्राउजीनेस प्रोवाइड करता है, तो ड्राउजीनेस पेशेंट को हो सकती है, या सीवियर टॉक्सिसिटी दिख सकती है खास करके चिल्ड्रंस में। देन यूज़ ऑफ वेरियस एक्सीपियंट्स में कॉज इनकॉम्पेटिबिलिटी। लिक्विड डोजेस फॉर्म में बहुत डिफरेंट तरीके के एक्सीपियंट्स यूज़ होते हैं, और उन एक्सीपियंट्स को हम बाद में देखेंगे कौन कौन से होते हैं। जैसे कि सॉल्युबलाइजर्स, व्हीकल टोनिसिटी एडजस्टमेंट के लिए यूज़ होता है, बफरिंग एजेंट्स यूज़ किए हैं हमने, सरफेक्टेंट्स यूज़ किए हैं, एमल्सिफाइंग एजेंट्स है, सस्पेंडिंग एजेंट्स है, डिफरेंट एजेंट्स है। जब इतनी चीज़ें ज़्यादा होती है तो हर एक के बीच की कॉम्पेटिबिलिटी को ध्यान में रखना काफ़ी बार परेशानी भरा हो सकता है। और इस वजह से अगर कोई भी ऐसी दो चीज़ है उसमें जो आपस में इनकॉम्पेटिबल है, तो फिर परेशानी क्रिएट हो सकती है, और आपका जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है वो उसकी स्टेबिलिटी में कोई इफेक्ट आएगी, या कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। रिक्वायर स्पेशल स्टोरेज कंडीशन। बॉटल्स जितनी भी होती है लिक्विड डोजेस फॉर्म जो होते हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए स्पेसिफिक अलग शेल्फ चाहिए, और वहाँ पे उसकी हैंडलिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर वो गिर भी जाएगी तो उसमें स्पिलेज का डर होता है, या बॉटल ब्रेक हो सकती है, तो इस वजह से हमें स्पेशल स्टोरेज कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है इन फार्मास्यूटिकल्स, इन फार्मेसी स्टोर्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म्स। कौन कौन से लिक्विड डोजेस फॉर्म्स होते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको डिवाइड करेंगे रूट के बेस पे। ऐसे लिक्विड डोजेस फॉर्म जो इंटरनली हम लेते हैं बाय ओरल रूट, एंड ऐसे लिक्विड डोजेस फॉर्म जो हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, मीन्स बाय टॉपिकल एप्लीकेशन और बाय अदर रूट। तो इंटरनली जितने लिक्विड डोजेस फॉर्म्स यूज़ होते हैं उसमें भी हमने पहले ही बताया था कि लिक्विड डोजेस फॉर्म के बेसिक दो टाइप है, मोनोफेजिक एंड बाईफेजिक। Monophasic means there is a single phase, and biphasic means there are two phases in the single liquid dosage form. So monophasic में examples syrups and elixirs, they are monophasic internal liquid dosage forms, while suspension, emulsion, they are biphasic liquid dosage forms. And अब हम आते हैं external liquid dosage forms जो है उसमें भी monophasic and biphasic. Here monophasic in that liquid dosage forms which are used by oral route or by mouth,
लेकिन एक्सटर्नल है। ये भी देखिए कि आप माउथ में यूज़ होगा बट उसको आप इनसाइड द बॉडी मीन्स ओरल रूट से आप उसको ड्रिंक नहीं कर रहे हैं या अंदर इनगल्फ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक्सटर्नल अप्लाई हो रहा है, एक्सटर्नली अप्लाई हो रहा है बट इन द माउथ कैविटी और यू कैन से ओरल कैविटी। तो ऐसे कौन से फॉर्मुलेशंस है, गार्गल्स एंड माउथ वॉशेस, जैसे लिस्ट्रीन माउथ वॉश है, बेटाडीन गार्गल्स आते हैं, तो वो इस तरीके के फॉर्मुलेशंस है। अब ऐसे मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म जो कि इंस्टिल्ड किए जाते हैं बॉडी कैविटीज़ में, तो वो भी एक्सटर्नल लिक्विड डोजेस फॉर्म्स है और उसमें आते हैं एनिमाज यूज़ किए जाते हैं वाया रेक्टल रूट, ईयर ड्रॉप्स जो हम कान में डालते हैं, एंड नेज़ल ड्रॉप्स जो हम नाक में नोस्ट्रिल्स में इंस्टिल करते हैं। तो ये भी ऐसे मोनोफेजिक एक्सटर्नल लिक्विड डोजेस फॉर्म्स हैं। एंड biphasic liquid dosage forms, in that the dosage forms which are applied on skin means they are topical liquid dosage forms जो topically apply होते हैं, उसमें lotion, liniments and throat paints. Now let's have the brief idea of classification of excipients which are used in liquid dosage forms. So excipients which enhances the organoleptic characteristic of the liquid dosage forms, और ऐसे एक्सीपियंट्स है जो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ को अल्टर करते हैं, अच्छा बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं। अब ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, स्मेल, टेस्ट एंड कैसा दिखता है वो, राइट तीन चीज़ें, अपीयरेंस, स्मेल, अपीयरेंस एंड टेस्ट, ये तीनों चीज़ों को अल्टर करने के लिए और बेहतर करने के लिए भी काफ़ी एक्सीपियंट्स यूज़ होते हैं। क्या है वो, द फर्स्ट इज़ कलरिंग एजेंट, जिससे हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म का कलर अच्छा हो जाएगा। ऑरेंज कलर की आपने सिरप देखी होगी, ग्रीन कलर की सिरप देखते हैं, तो दैट इज़ ड्यू टू कलरिंग एजेंट्स। देन स्वीटनर्स, लिक्विड डोजेस फॉर्म में जब भी ड्रग देते हैं तो काफ़ी ड्रग्स का मेटालिक टेस्ट है जिनका हमें टेस्ट मास्किंग करना है, या कड़वी दवाइयाँ हैं, कड़वी मेडिसिन है, तो उनके लिए भी हम स्वीटनर्स का यूज़ करेंगे। मीन्स ऐसे एक्सीपियंट्स का यूज़ करेंगे जो उसको हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म को स्वीट टेस्ट देगा। एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स, एक डिफरेंट फ्लेवर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ एरोमा एंड टेस्ट। फ्लेवरिंग एजेंट्स कैसे होते हैं, जो एक एरोमा प्रोड्यूस करते हैं, तो एरोमा भी प्रोवाइड करेंगे। एंड दिस थ्री एजेंट्स कंबाइनली enhances the organoleptic properties of a liquid dosage form. Then the vehicle is the main part of liquid dosage form. vehicle एक अच्छे खासे अमाउंट में होता है एंड मोस्टली अदर एक्सीपियंट से ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होता है, सॉल्वेंट्स, को सॉल्वेंट्स एंड बफर्स एंड अदर एक्सीपियंट्स लाइक सोल्यूबलाइजर्स और सरफेक्टेंट। सोल्यूबलाइजर्स का क्या काम होता है, वो आपके ड्रग या किसी और एक्सीपिएंट को सोल्यूबलाइज करने में हेल्प करता है और वो व्हीकल के अंदर उसको सोल्यूबल फॉर्म में रखने के लिए भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सेकंड, इमल्सिफाइंग एजेंट, अगर आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म इमल्शन है तो उसमें दो इमिसिबल फेज को मिसिबल रखने के लिए और स्टेबल रखने के लिए हम इमल्सिफाइंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। सस्पेंडिंग एजेंट, अगर आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म सस्पेंशन है तो जो पार्टिकल्स है उसको सस्पेंडेड फॉर्म में रखने के लिए हम सस्पेंडिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। देन विस्कोसिटी इन्हेंसर्स, काफ़ी बार हम जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है उसकी विस्कोसिटी इन्हेंस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम विस्कोसिटी इन्हेंसर्स का भी यूज़ करते हैं। स्टेबलाइजर्स यूज़ करते हैं जिससे कि लिक्विड हमारा डोजेस फॉर्म है वो स्टेबल फॉर्म में रहे, उसमें कोई फेज सेपरेशन ना हो, क्रीमिंग ना हो या कोई ऐसे फिनोमिना हमें ना दिखे। प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, जैसे हमने बात की थी लिक्विड डोजेस फॉर्म में माइक्रोबियल ग्रोथ का बहुत ज़्यादा चांस होता है और इस वजह से हमें प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन ईच एंड एवरी एक्सीपिएंट। द फर्स्ट एक्सीपिएंट इज व्हीकल, जो अच्छा खासा प्रपोर्शन है हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म का वो व्हीकल बिल्ड करता है। एंड व्हीकल तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज एक्वियस व्हीकल, दैट मीन्स वाटर और एरोमेटिक वाटर। सेकंड वन इज नॉन एक्वियस व्हीकल, दैट मीन्स ऑयल्स और ऑयली मटेरियल्स जो नॉन एक्वियस व्हीकल्स में आएंगे। एंड अल्कोहल्स या अल्कोहलिक व्हीकल्स लाइक ग्लिसरॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, राइट, एसिटोस्टेरॉयल अल्कोहल। तो इस तीन तरीके के व्हीकल होते हैं बेसिकली हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म्स में।
बफरिंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं या बफर यूज़ किए जाते हैं, तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज दे स्टेबलाइज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन एंड रेजिस्ट एनी पीएच चेंजेस। तो बफरिंग एजेंट्स इसी वजह से यूज़ करते हैं हम, ताकि आपका जो लिक्विड डोजेज फॉर्म का पीएच है वो स्टेबलाइज रहे, एसिडिक हो तो एसिडिक रहे, बेसिक हो तो बेसिक रहे, या न्यूट्रल हो तो न्यूट्रल रहे, और साथ में कोई पीएच चेंज ना हो, क्योंकि बफरिंग एजेंट की कैपेसिटी होती है कि वो पीएच चेंज को ज़्यादा अफेक्ट नहीं होने देते, पीएच को स्पेसिफिक रेंज में ही मेंटेन रखते हैं। और इसमें काफ़ी बफरिंग एजेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे कार्बोनेट्स बफर होते हैं, फॉस्फेट्स बफर होते हैं, जैसे फॉस्फेट बफर पीएच 7.4। तो इस तरीके के इसमें सॉल्ट्स यूज़ होते हैं, बफरिंग सॉल्ट्स, जो कि एक बफर बनाते हैं, राइट। और इस बफर्स को लिक्विड डोजेज फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। को सॉल्वेंट्स का मतलब क्या होता है? तो सॉल्वेंट्स के साथ में जो हेल्प करते हैं, एज लाइक दे आर द हेल्पर टू द सॉल्वेंट्स, और जो हमारा सॉल्यूट है उसको सॉल्युबलाइज करने में हेल्प करेंगे। तो मोस्टली द को सॉल्वेंट्स दे इन्हेंसेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स विच आर एग्जिबिटिंग लो वाटर सॉल्युबिलिटी, जिनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं है। तो अगर हम को सॉल्वेंट डालेंगे, फॉर एन एग्जांपल इथेनॉल, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल एंड सॉबिटॉल, ऐसे जब भी हम को सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूट है या हमारा ड्रग है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, वो अच्छे से सॉल्युबलाइज हो जाएगा। Now, excipients which enhances the organoleptic properties, they are called organoleptic excipients। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कलरिंग एजेंट्स की। सो कलरिंग एजेंट्स का नाम सुनते ही आपको पता चलेगा कि that is giving a color to our liquid dosage form and it imparts color एंड प्लीजिंग अपीयरेंस। आपको एक अपीयरेंस बहुत अच्छा लगेगा, ऑरेंज कलर की सिरप होगी तो आपको देख के ही, जैसे खास करके हमने बात की कि बच्चों के लिए हम सिरप और लिक्विड डोजेज फॉर्म ज़्यादा यूज़ होते हैं, जीरियाट्रिक एंड पीडियाट्रिक पेशेंट्स, तो बच्चों को कोई भी कलरफुल चीज़ अच्छी लगती है, इस वजह से वो कलरफुल सिरप को पीना पसंद करेंगे। तो ये भी एक टेक्टिक होती है जिसके तरीके से मेडिकेशन में एक हेल्पफुल हो सकता है, राइट। सो कलरिंग एजेंट्स इसी वजह से ऐड किए जाते हैं। और देर आर टू टाइप्स ऑफ कलरिंग एजेंट्स, नेचुरल कलरिंग एजेंट्स एंड सिंथेटिक। नेचुरल में हम बात करें तो मिनरल्स लाइक रेड एंड येलो फेरिक ऑक्साइड्स, टाइटेनियम डाइऑक्साइड विच इज़ ऑफ येलो कलर। प्लांट कलर्स भी यूज़ होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल, कैरोटीन। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, कैरोटीन कैरेट के कलर का होता है, ऑलमोस्ट लाइक और येलोइश ऑरेंज। एनिमल कलर्स भी कुछ यूज होते हैं जो कि ऑब्टेन किए जाते हैं कोकोस कैक्टी से, म्यूरेक्स ब्रांडारिस से, तो वैसे भी यूज़ होते हैं। एंड दीज आर द नेचुरल कलरिंग एजेंट्स, तो वो भी लिक्विड डोजेज फॉर्म में एज ए कलर इम्पार्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सिंथेटिक कलरिंग एजेंट्स, जिसमें क्या, इट मीन्स आर्टिफिशियल, जैसे कि कैरेमल। कैरेमल जो होता है चॉकलेट फ्लेवर देता है और कैरेमल टाइप फ्लेवर देता है, विच इज़ आर्टिफिशियल और सिंथेटिक coloring agent. Coal tar based colors like amaranth, which are dye, and indigo, carmine of blue color, they are also used as coloring agents. Now sweetening agents. Sweetening agents का काम क्या होता है? They impart sweetness. तो हमारे liquid dosage form में sweetness होना भी बहुत ज़रूरी है, because we love sweet food and मोस्टली जो पीडियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं, मतलब चिल्ड्रंस होते हैं, तो उनको भी स्वीट चीज़ अच्छी लगती है। दैट्स वाई मोस्टली द लिक्विड डोजेज फॉर्म्स लाइक सिरप्स एंड एलिक्सर्स आर स्वीट इन नेचर, राइट। सो फॉर दैट वी यूज़ शुगर। सिंपली सबसे पहले शुगर यूज़ हुआ जाता था। वाई? क्योंकि रिजनेबल कॉस्ट है, शुगर इज़ रिजनेबल एंड इट इम्पार्ट्स द pH ऑफ 4 to 8। pH की रेंज उसकी 4 to 8 के बीच में वो मेंटेन रखता है। इट इज़ यूज्ड अलॉन्ग विथ सॉर्बिटॉल एंड ग्लिसरॉल, या ग्लिसरीन के साथ में भी इसको यूज़ किया जाता है, राइट। तो शुगर को प्लस सॉर्बिटॉल एंड ग्लिसरॉल को यूज़ करके भी एक स्वीटनिंग एजेंट का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। एंड सॉर्बिटॉल और ग्लिसरॉल उसको एक क्रिस्टलाइज, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका क्या रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। शुगर का क्या होता है, क्रिस्टलाइज होने लगती है अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हो, तो उसका क्रिस्टलाइजेशन ना हो हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म में या सिरप में, इस वजह से हम सॉर्बिटॉल या ग्लिसरॉल ऐड करते हैं, जो कि उसको स्टेबलाइज फॉर्म में, सोल्युबलाइज्ड फॉर्म में रखेगा। इट ऑल्सो प्रिवेंट द कैप लॉकिंग
काफ़ी बार आपने देखा होगा कि जो सिरप की बॉटल्स होती है उसके ऊपर जो ढक्कन होता है उसका कैप, वो काफ़ी बार चिपक सा जाता है, खुलता नहीं है आपसे, क्योंकि वहाँ पे कुछ सॉल्ट फॉर्म जैसा जमा हो जाता है। तो ये कैप लॉकिंग फिनोमिना होती है। और अगर शुगर एज अ स्वीटनर यूज़ किया होता है जब भी, एंड प्लस सॉर्बिटॉल एंड ग्लिसरॉल ऐड किया है, तो क्या होगा, शुगर का क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, और उस क्रिस्टलाइजेशन नहीं होने की वजह से कैप लॉकिंग फिनोमिना आपको नहीं दिखेगी, राइट। सो दैट्स वाई द सॉर्बिटॉल एंड ग्लिसरॉल आर एडेड इन liquid dosage form, wherein the sugar is used as sweetening agent. Another is saccharin. So it is artificial sweetener. It is 250 to 500 times sweeter than sucrose, but the disadvantages, it leaves bitter taste afterwards. आप जब खाएंगे तो बहुत ज़्यादा मीठा लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका आफ्टर टेस्ट होगा वो कड़वा सा होगा। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज कैलोरी फ्री स्वीटनर। आजकल हर कोई कैलोरी कॉन्शियस होता है या डायबिटिक पेशेंट है, तो उनके लिए कैलोरी फ्री स्वीटनर का ये अच्छा एक अल्टरनेटिव है टू द शुगर। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय डायबिटिक पेशेंट्स, राइट। एंड एग्जाम्पल्स आर सैकरिन सोडियम एंड सैकरिन कैल्शियम सॉल्ट्स। सैकरिन दो सॉल्ट फॉर्म में अवेलेबल होता है, सोडियम सॉल्ट एंड कैल्शियम सॉल्ट। नाउ द साइक्लामेट्स, these are the artificial sweeteners. So cyclamates are having a cyclamate like rings. It has the wide pH range, and mostly the sodium cyclamate salt is used, and which is 30 times more sweeter than sucrose. But right now you can say a few decades back it is banned due to its carcinogenicity. Carcinogenicity का मतलब क्या होता है? Carcino means cancer and genicity meant प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी। तो ये साइक्लामेट्स जो यूज़ होते थे एज अ स्वीटनिंग एजेंट, उनमें ये प्रॉब्लम थी कि वो कैंसर को प्रोवोक करते थे या कैंसर जनरेट करते थे एज ए कैंसरस एजेंट्स। दैट्स वाई उसको बैन किया गया है और वो अभी यूज़ में नहीं है। स्टेविया, आपने काफ़ी बार एड्स देखी होगी, स्टेविया लीफ और स्टेविया। सो दिस स्टेविया इज़ फ्रॉम प्लांट सोर्स. It is from genus of 240 species and sunflower family, slower onset, longer duration than sugar, and natural sweetener. It can be used for diabetic patients also. Then flavoring agents. The term flavor refers to a mixed sensation of taste and smell, which together produce a vast number of gradations. आपने flavors के जैसे कि डिफरेंट स्मेल्स और उसका एरोमा, साथ ही में उसका एक टेस्ट होता है, तो उसका एक काफ़ी सारी रेंज होती है, बहुत सारे ग्रेडेशंस होते हैं, और उसको हम एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ करते हैं। वाई इट इज़ यूज्ड? बेसिकली इट इज़ यूज्ड टू मास्क अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। In that, natural flavor contains pineapple, ginger, cardamom, orange, lemon, rose, like this. And synthetic flavor contains cinnamaldehyde, benzaldehyde, fatty acids and esters. Now basically the selection of flavoring agent includes these 3 points which we have to keep in mind. First one is the taste qualities of flavor, suitability of combination of flavor, and types of preparation. Thank you.